सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे लेसन 15 की। लेसन 15 लेसन का एक वीडियो अपने अपलोड किया जा चुका है। सेकंड वीडियो की अपनी चर्चा आज स्टार्ट होगी। देखो, इस लेसन में मैंने आपको बताया था कि बोर्ड परीक्षा में केवल एक पर्सन आएगा और वो अकेला पर्सन कितने नंबर का होगा? वो अकेला पर्सन होगा 4 नंबर का। तो 4 नंबर के प्रश्नों के आधार पर ही अपन इस लेसन की चर्चा कर रहे थे। 3 प्रश्न अपन ने इस लेसन के कर लिए थे। आज चौथा प्रश्न है 1990 में आर्थिक सुधार अपनाए जाने के क्या कारण थे? समझ गए प्रश्न कि भाई भारत में क्या था? यहाँ सॉरी अपन दशक लिखेंगे। 1990 के दशक में, क्वेश्चन थोड़ा पूरा ये है। 1990 के दशक में, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका। 1990 के दशक में भारत में क्या हुआ था कि कुछ आर्थिक सुधार किए गए थे। क्यों किए गए थे? देखो, जब अपनी आर्थिक रूप से हालत खराब हो जाए तब अपने को आर्थिक रूप से अपने में क्या करना पड़ता है? सुधार करना पड़ता है। वो स्थिति भारत की हुई थी। भारत आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था। भारत में धन संपदा और पैसों की एकदम कमी आ गई थी। उस कमी को दूर करने के लिए 1990 के दशक में, अगर फिक्स सन की बात करूं तो 1991 में भारत ने क्या अपनाए थे? आर्थिक सुधार अपनाए थे। तो आर्थिक सुधार अपनाए जाने के पीछे क्या कारण थे, इसमें अपन 4 पॉइंटों पे ही चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट अपनी पुस्तक में दे रखा है, विदेशी ऋण बढ़ जाना। पहला कारण क्या था? विदेशी ऋण बढ़ जाना। अब देखना इसमें क्या लिखेंगे अपन। हुआ क्या था? 1990 से पहले भारत में खर्चा तो खूब ज्यादा हो रहा था और इसकी तुलना में आय या इनकम हो नहीं रही थी। जब खर्चा ज्यादा होगा और इनकम कम होगी तो बताओ, देश लॉस में, मामला लॉस में या हानि में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इस हानि की पूर्ति के लिए, समझ गए बात? तो इस हानि की पूर्ति के लिए भारत ने क्या किया? विदेशों से ऋण लिया। अब विदेशों से ऋण तो ले लिया, लेकिन वापस भी तो चुकाना पड़ेगा ना ऋण। अब वापस चुकाने के लिए भारत ने क्या किए? फिर आर्थिक सुधार किए। तो चलो इसमें देखते हैं अपन। इसमें आप लिख देना 1990 से पहले भारत में खर्चा तो बहुत हो रहा था, हालांकि खर्चा तो अब भी हो रहा है, लेकिन इसकी तुलना में किसकी तुलना में? खर्चे की तुलना में आय बहुत कम थी। अब आय कम थी, खर्चा ज्यादा था, तो भारत को दूसरे देशों से पैसा उधार लेना पड़ा, मतलब विदेशों से ऋण लेना पड़ा। इसलिए भारत को विदेशों से ऋण लेना पड़ा और इस ऋण को चुकाने के लिए ही भारत को क्या करने पड़े थे? आर्थिक सुधार। इस ऋण को चुकाने के लिए भारत को आर्थिक सुधार करने पड़े। आर्थिक सुधार करने पड़े। ये तो पहला पॉइंट कंप्लीट। समझ गए बात? भारत ने आर्थिक सुधार क्यों किए थे? इसका पहला कारण क्या हो गया? विदेशी ऋण बढ़ जाना। दूसरा कारण अपने बता रखा है, व्यापार घाटा। देखो, लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि व्यापार घाटा किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जैसे अपना भारत देश है, इस देश में
निर्यात तो बहुत कम हो रहा है, मतलब हम विदेशों में सामान तो बहुत कम बेच रहे हैं। विदेशों में सामान बेचना तो क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है, और विदेशों से सामान खरीदना क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। तो जब आयात बहुत ज़्यादा करेंगे और निर्यात बहुत कम करेंगे तो इससे व्यापार में क्या होता है, घाटा होता है। तो 1990 से पहले भारत के साथ यही हो रहा था, आयात ज़्यादा हो रहा था, निर्यात कम हो रहा था। इसकी वजह से भारत में क्या हो रहा था, व्यापार घाटा हो रहा था, और इस घाटे की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ा, आर्थिक सुधार। तो इसमें लिखना आप 1990 से पहले भारत में आयात ऐसे लिख देना, 1990 से पहले भारत को आयात बहुत अधिक करना पड़ा था, अधिक करना पड़ रहा था, तथा निर्यात बहुत कम हो रहा था, तथा निर्यात बहुत कम हो रहा था। निर्यात का मतलब तो क्या हो गया, विदेशों में सामान भिजवाना, और आयात का मतलब क्या हो गया, विदेशों से सामान खरीदना। इस प्रकार भारत को क्या हो रहा था, व्यापार घाटा हो रहा था, भारत को व्यापार घाटा हो रहा था। लास्ट में वो लिखना है अपने को, इस घाटे की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ा, भारत को आर्थिक सुधार करने पड़े, भारत को आर्थिक सुधार करने पड़े। तो दूसरा कारण अपन ये लिख सकते हैं, दूसरा कारण क्या हो गया, व्यापार घाटा। अब तीसरा कारण देखना है, इसमें तीसरा कारण बता रखा है, उत्पादन से कमी। तीसरा कारण क्या हो गया, उत्पादन में कमी। देखो हुआ क्या था, जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही थी। अब जनसंख्या की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बताओ उत्पादन भी तो बढ़ना चाहिए ना। जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही थी, लेकिन इसकी तुलना में उत्पादन ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा था। अब इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करने पड़े, आर्थिक सुधार करने पड़े। तो इसमें अपन लिख देंगे 1990 से पहले जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ रही थी, जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ रही थी, लेकिन इस जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या नहीं बढ़ रहा था, उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। अतः उत्पादन बढ़ाने के लिए, अतः उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा, भारत को आर्थिक सुधार करने पड़े। भारत को आर्थिक सुधार करने पड़े। तो एक आर्थिक सुधार का कारण क्या हो गया, उत्पादन में कमी। समझ गए बात। लास्ट अपन पॉइंट इसमें लिखेंगे, 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके थे, 4 पॉइंटों की अपनी बात हुई थी कि 4 पॉइंट करने अपने को इसमें, क्योंकि एग्जाम में भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने बिंदु पूछे जाएंगे आपसे, 4। तो चौथा बिंदु अपन लेंगे IMF व
विश्व बैंक का दबाव। अब समझना, पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि भारत ने आर्थिक सुधार क्यों अपनाए थे। पहला पॉइंट अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, विदेशी ऋण बढ़ गया था एक तो, सही है। दूसरा, व्यापार में क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था। तीसरा पॉइंट अपन ने देखा, उत्पादन में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। इन सब की पूर्ति के लिए देखो, विदेशी ऋण बढ़ गया भारत में, व्यापार में घाटा हो गया, उत्पादन में कमी आएगी। इसके लिए बताओ भारत को विदेशों से या दूसरे देशों से पैसे लेने की आवश्यकता पड़ी। अब अगर किसी देश को, जैसे हमें अगर पैसों की आवश्यकता पड़े तो हम पैसे कहाँ से लेते हैं, या तो अपन बैंक से पैसे ले सकते हैं, तो अपने पास तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या होता है, बैंक होता है। अगर अपने देश को, मतलब भारत को पैसों की आवश्यकता पड़े तो भारत किससे लेगा, या तो किसी दूसरे देश से उधार ले लो, या फिर पूरे विश्व का जो बैंक है विश्व बैंक से उधार ले लो, या फिर भारत किससे उधार ले सकता है, IMF। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों में से भारत कहीं से भी पैसों की सहायता ले सकता है, मतलब ऋण ले सकता है। अब ऋण लेगा तो उसके बाद चुकाना भी पड़ेगा। तो भारत ने इनसे सहायता मांगी, किससे, IMF और विश्व बैंक से, कि भाई हमारे लगातार घाटा चल रहा है, पैसों की कमी है, इसलिए आप हमें कुछ समय के लिए पैसे उधार दे दो। जब भारत ने IMF और विश्व बैंक से पैसों की मांग की तो IMF और विश्व बैंक ने भारत के सामने शर्त ये रखी कि हम आपको तभी पैसे देंगे जब आप अपने देश में आर्थिक सुधारों को लागू करोगे। तो जब इसने कहा कि भाई आप लोग आर्थिक सुधारों को लागू करो, अब इसके कहे अनुसार भारत को क्या करना पड़ा, आर्थिक सुधारों को लागू करना पड़ा। तो आर्थिक सुधार लागू करने के अपनाए जाने का एक कारण क्या हो गया, IMF और विश्व बैंक का दबाव। तो इसमें लिखेंगे अपन, जब भारत ने IMF व विश्व बैंक से सहायता मांगी, विश्व बैंक से सहायता मांगी, तो इन्होंने शर्त रखी कि वह भारत की आर्थिक सहायता तभी करेगा जब भारत क्या अपनाएगा, जब भारत किनको अपनाएगा, आर्थिक सुधारों को अपनाएगा। जब भारत आर्थिक सुधारों को अपनाएगा। अब ये शर्त रख दी किसने, IMF और विश्व बैंक ने। अब भारत को भाई आर्थिक सहायता की जरूरत थी और आर्थिक सहायता की पूर्ति के लिए भारत को इनकी बातें जो थी वो माननी पड़ी। किनकी बातें, IMF और विश्व बैंक की। अतः भारत ने IMF विश्व बैंक की शर्त के अनुसार क्या किया, भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किया। आर्थिक सुधारों को लागू किया, ये भारत ने आर्थिक सुधार किए। अब देखो, आर्थिक सुधारों को लागू करने का कारण तो अपने को पता चल गया, लेकिन आर्थिक सुधारों के तहत क्या किया भारत ने, लास्ट एक लाइन में अपने को वो भी लिखना है। तो ये 4 पॉइंट कंप्लीट, लास्ट में आके आप लोग ये लिख देना, अतः भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति, आर्थिक सुधारों के लिए एक नई आर्थिक नीति बनाई थी। कब बनाई थी,
1991 में। अतः भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत किस किस को लागू किया? उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण को लागू किया। लास्ट में ये लाइन जरूर लिख देना, वैश्वीकरण को लागू किया। ये अपना चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब इस लेसन के 3 प्रश्न तो अपन ने लास्ट वीडियो में कर लिए थे और 1 प्रश्न अपन ने इस वीडियो में कर लिया। प्रश्न क्या था? 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधार अपनाए जाने के क्या कारण थे? इसमें 4 कारण लिखने हैं। लास्ट में लिख देना कि भारत ने नई आर्थिक नीति के तहत किस किस को लागू किया? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इसके बाद में अपन चर्चा भी किसकी करेंगे? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की। तो 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन के रूप में ना करके अपन वैसे ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उसमें से फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कहां कहां से बन सकते हैं। हेडिंग रहेगी अब अपनी 1991 की नई आर्थिक नीति, 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत भारत द्वारा किए गए आर्थिक सुधार। भारत द्वारा किए गए या फिर अपन कह सकते हैं अपनाए गए आर्थिक सुधार। कौन कौन से सुधार किए? 3 सुधार। पहला तो उदारीकरण, दूसरा कौन सा सुधार किया? दूसरा है निजीकरण और तीसरा कौन सा है? वैश्वीकरण। अब इन तीनों की अपन चर्चा करते हैं, एक एक करके देखते हैं कैसे कैसे इन सुधारों को लागू किया। पहला पॉइंट कौन सा है? उदारीकरण। चलो देखो, आप लोग 10वीं क्लास के विद्यार्थी हुई। कई बार अपन ये कहते हैं ना कि कोई टीचर आपके खूब बढ़िया तरीके से डंडों से पिटाई करता है, तो आप कहते हो कि ये टीचर तो खटोर है काफ़ी, कहते हैं ना। और कोई टीचर आपको बहुत लाड प्यार से रखता है तो आप लोग उस टीचर के लिए क्या बोलते हो? हाँ भाई, ये टीचर तो काफ़ी क्या है? उदार है। उसी को बोलते हैं ना उदार, जो अपनी पिटाई वगैरह नहीं करते, उसी टीचर को अपन लोग क्या बोलते हैं? उदार बोलते हैं। वैसे ही 1991 से पहले भारत सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था पर अनेक प्रकार के नियंत्रण और प्रतिबंध लगा रखे थे। समझना इसको। 1991 से पहले भारत सरकार ने क्या लगा रखा था? भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनेक प्रकार के नियंत्रण व प्रतिबंध। कब? 1991 से पहले। लेकिन उदारीकरण के तहत इन नियंत्रण व प्रतिबंधों को भारत सरकार ने हटा दिया, और जब नियंत्रण व प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे अपन? उदारीकरण कहते हैं। बोर्ड पे लिखता हूं, फिर और समझाता हूं आपको इसको। उदारीकरण का अर्थ देखना, 1991 से पहले भारत सरकार ने 1991 से पहले भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनेक प्रकार के नियंत्रण व प्रतिबंध लगा रखे थे। समझ गए बात? अब 1991 में
इस नियंत्रण व प्रतिबंध को हटा दिया गया, इसे ही उदारीकरण कहते हैं। अगर कोई टीचर आप पे ज्यादा नियंत्रण और प्रतिबंध रखेगा तो वो टीचर तो कहलाएगा कठोर, और जो टीचर इन नियंत्रण व प्रतिबंधों को हटा देगा वो टीचर कहलाएगा क्या, उदार। तो इन नियंत्रण व प्रतिबंधों को हटाना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण या उदार कहलाता है। तो इसी में आगे लिख देना 1991 में इन नियंत्रण व प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। इसे ही उदारीकरण कहते हैं। एक तो उदारीकरण में आपको उदारीकरण का अर्थ ध्यान रखना है। ध्यान रखना हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन आ जाए, उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। तो ये तो हो गया अपने किसका अर्थ, उदारीकरण का। अब अपने दे रखा है उदारीकरण के तहत क्या क्या परिवर्तन आया। तो अभी उदारीकरण की चर्चा चल रही है अपनी। अब है उदारीकरण के तहत परिवर्तन, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ। एक तो अपन ये कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सरकार का हस्तक्षेप कम हो गया। समझ के बात, मतलब सरकार अब अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, क्योंकि पहले तो क्या होती थी, सरकार अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह नियंत्रण और प्रतिबंध रखती थी। तो नियंत्रण और प्रतिबंध रखती थी तो अर्थव्यवस्था में सरकार क्या करती थी, हस्तक्षेप करती थी। अब इसके तहत सरकार ने अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप क्या कर दिया, कम कर दिया या समाप्त कर दिया। तो पहला परिवर्तन तो क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप समाप्त हो गया। एक तो ये परिवर्तन आया। दो परिवर्तन ध्यान रखने अपने को। दूसरा देखो, विश्व में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था का नाम है समाजवादी, एक अर्थव्यवस्था का नाम है पूंजीवादी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है ना, उसमें तो सरकार का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होता। ध्यान रखना कौन सी बताई मैंने, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है वहां समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह किसका हस्तक्षेप होता है, सरकार का हस्तक्षेप होता है। तो अब बताओ, जब सरकारी हस्तक्षेप समाप्त हो गया तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था आ गई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई। तो दूसरा परिवर्तन अपन ये देखेंगे, भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई। ये दो परिवर्तन हुए थे। अब देखो 4 नंबर का हो सकता है आपसे छोटा प्रश्न यहाँ भी बन जाए। क्वेश्चन क्या बन सकता है, उदारीकरण किसे कहते हैं, उदारीकरण के तहत आए किसी दो परिवर्तन को बताइए। समझ के बात, 2 नंबर का तो दे दे आपको ये, और 2 नंबर के दे दे दो परिवर्तन। तो उदारीकरण किसे कहते हैं, उदारीकरण के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। तो ये 2 परिवर्तन आपको बताने, कंप्लीट काम। अब उदारीकरण के बाद में अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, निजीकरण। दूसरा क्या है, निजीकरण। तो अब देखना, पहले मैं अर्थ लिख देता हूं, उसके बाद में समझा दूंगा। अर्थव्यवस्था में
सरकारी क्षेत्र की भूमिका, सरकारी क्षेत्र की भूमिका कम करके निजी क्षेत्र की भूमिका, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना निजीकरण कहलाता है। एक ये सुधार हुआ भारत में, समझना इसका मतलब 1991 से पहले क्या होता था, जो भी कार्यालय होते थे लगभग सारे के सारे सरकारी विभाग ही थे। निजी संस्थाएं, अपन चलो एक स्कूल पे उदाहरण लेते हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे शायद स्कूल का उदाहरण ही काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे 1991 से पहले क्या होता था, जो भी स्कूलें होती थी वो सरकार की होती थी, सारी की सारी सरकारी स्कूलें होती थी। प्राइवेट स्कूल कोई नाम मात्र की कहीं मिल जाए, वरना प्राइवेट स्कूलें ज़्यादा नहीं थी। अब बताओ, जब चारों ओर सरकारी स्कूल ही होती थी तो बताओ कंपटीशन होगा क्या? सरकारी स्कूल में फिर चाहे तो बच्चों को पढ़ाओ और चाहे मत पढ़ाओ, क्योंकि उनका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। अब धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, सरकारी स्कूलों में तो कमी की गई और कौन सी स्कूलें बढ़ा दी गई? प्राइवेट स्कूलें। प्राइवेट को ही क्या कहते हैं? निजी कहते हैं। कौन सी स्कूलें बढ़ाई गई? प्राइवेट स्कूलें बढ़ाई गई। जब प्राइवेट स्कूलें बढ़ाई गई तो उन प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में आपस में क्या हुआ? कंपटीशन हुआ। कंपटीशन में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिलता है। अब स्कूलों में जब कंपटीशन हुआ तो हर स्कूल वाले ने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाओ ताकि बच्चे अपनी स्कूल में आए। तो कंपटीशन बढ़ा, उससे बच्चों को फ़ायदा हुआ, और बच्चों को फ़ायदा होगा तो अपने देश को क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार एक आर्थिक सुधार कौन सा हुआ? निजीकरण। इसका मतलब हो गया अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की भूमिका कम करके निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। अब उसके बाद में आता है वैश्वीकरण। देखो, वैश्वीकरण का मतलब है घरेलू अर्थव्यवस्था का, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब समझना कैसे, ये भारत है, ये तो क्या है अपना भारत, ये विश्व के और देश है। समझ गए बात? अब भारत वस्तुएं भेज रहा है अमेरिका में, अमेरिका से वस्तुएं मंगवा भी रहा है भारत, ब्रिटेन में वस्तुएं भेज रहा है, ब्रिटेन से वस्तुएं मंगवा रहा है, जापान में वस्तुएं भेज रहा है, जापान से वस्तुएं मंगवा रहा है। तो एक तो दूसरे देशों के साथ क्या अपन ने वस्तुओं का लेन देन प्रारंभ कर दिया। समझ गए बात? यहाँ के लोग बाग इराक, ईरान, सऊदी अरब वहाँ जाते हैं, सऊदी अरब, अमेरिका, ब्रिटेन, इनके लोग बाग यहाँ आते हैं। तो जब बताओ, जब वस्तुओं का लेन देन प्रारंभ हो गया दूसरे देशों के साथ, आदमियों का आना जाना प्रारंभ हो गया दूसरे देशों के साथ, तो बताओ भारत की जो अपने जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था का मतलब कहाँ, किससे? यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था से। तो भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव हुआ कि नहीं हुआ? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। ये चित्र किसका है? ये वैश्वीकरण का चित्र है। अब इसमें अपन देखेंगे वैश्वीकरण के आयाम। वैश्वीकरण वाला ही चल रहा है अभी। वैश्वीकरण का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे अपन वैश्वीकरण के आयाम। देखो, 3 आयाम है वैश्वीकरण के। एक तो
वस्तुओं का मुक्त प्रवाह है। मुक्त प्रवाह का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से प्रवाह है, बिना रोक टोक के। वस्तुएं एक देश से दूसरे देश के साथ क्या होने लग गया, वस्तुओं का लेन देन होने लग गया, इसे कहते हैं क्या, वस्तुओं का मुक्त प्रवाह। तो वैश्वीकरण होगा तो वस्तुओं का क्या होगा, मुक्त प्रवाह होगा। दूसरा, सेवाओं का मुक्त प्रवाह। व्यक्ति, यहाँ का व्यक्ति इराक, ईरान आदि देशों में जा रहा है, वहां जाके सर्विस कर रहा है, सेवा कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन के लोग बाग यहाँ आके सर्विस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो सेवाओं का भी एक देश से दूसरे देशों में क्या हुआ, प्रवाह हुआ। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, एक वैश्वीकरण का उदाहरण हो गया, सेवाओं का मुक्त प्रवाह। यहाँ का कोई व्यक्ति ब्रिटेन में जाके फैक्ट्री लगा रहा है, यहाँ का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर फैक्ट्री लगा रहा है। फैक्ट्री लगा रहा है तो बताओ वहाँ उसको पूंजी लगानी पड़ेगी। बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ आके फैक्ट्री लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, तो बताओ पूंजी का भी प्रवाह है, एक देश से दूसरे देश में हुआ कि नहीं हुआ। तो तीसरा आयाम हो गया क्या, पूंजी का मुक्त प्रवाह है। अगर आपसे पूछा जाए वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण के आयाम बताइए, तो वैश्वीकरण के 3 आयाम हैं। क्या क्या होता है वैश्वीकरण में, एक तो वस्तुओं का मुक्त प्रवाह होता है, सेवाओं का मुक्त प्रवाह होता है और पूंजी का मुक्त प्रवाह होता है। अब इसके बाद में वैश्वीकरण में ये वैश्वीकरण के लाभ। अब देखो इसमें मैं यहां लिख देता हूं वैश्वीकरण के लाभ, आ जाएगा इसमें। दो लाभ बताने अपने को वैश्वीकरण के। पहला तो देखो, जब वैश्वीकरण लागू हुआ 1991 में, उससे पहले तक क्या था, 1991 से पहले तक जब वैश्वीकरण लागू नहीं हुआ था ना, तब की बात बता रहा हूं मैं। तब भारत में केवल भारत की फैक्ट्रियां थी। भारत की फैक्ट्रियां ना तो कभी बाहर जाके अपनी फैक्ट्री लगाते थे, भारत के लोग बाग भारत में फैक्ट्री लगाते थे, विदेशी लोग बाग अपने देशों में फैक्ट्री लगाते थे। अब जब वैश्वीकरण लागू कर दिया 1991 में, तो यहाँ के लोग बाग बाहर फैक्ट्री लगा रहे हैं और बाहर के लोग बाग यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं। समझ गए बात। अब जब ज्यादा फैक्ट्रियां स्थापित होंगी तो बताओ कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो कंपटीशन बढ़ेगा तो वस्तुओं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर ये मान लेते हैं अपन 5 किलोमीटर के एरिया में केवल एक ही कोई परचूनी की दुकान है, उदाहरण समझना, 5 किलोमीटर के एरिया में एक ही परचूनी की दुकान है और उसके बाद में 50 किलोमीटर दूर परचूनी की दुकान है। अब वो 40 रुपए किलो की चीनी अगर 50 रुपए किलो में भी देगा ना, तो अपनी मजबूरी होगी कि अपने को चीनी उससे लेनी ही पड़ेगी। तो कोई कंपटीशन नहीं है ना वहां तो। और अगर परचूनी की 10 दुकान है एक साथ, तो कोई भी अगर महंगा देगा अपन उससे नहीं लेंगे। तो कंपटीशन में क्या होता है, वस्तुएं सस्ती भी मिलती हैं और वस्तुओं की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। समझ गए बात। तो जब वैश्वीकरण होगा तो कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इससे ग्राहकों को क्या हुआ, लाभ हुआ। तो पहला तो अपन ये लिख सकते हैं, कंपटीशन को क्या बोलते हैं अपन, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा से वस्तुओं की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी में वृद्धि हुई। ये कुछ वर्ड अगर आपको हिंदी वाले समझ में नहीं आ रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है आप ये भी लिख देना, कंपटीशन से वस्तुओं की क्वालिटी में वृद्धि हुई, एक ही बात है। समझ गए बात। दूसरा, ग्राहकों को बताओ वस्तुएं सस्ती मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियां जब यहाँ लगी तो उन फैक्ट्रियों में कंपटीशन बढ़ा और कंपटीशन से अपने आप ही वस्तुएं क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। तो दूसरा अपन ये लिख सकते हैं, वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई। वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई। ये अपना क्या हो गया, वैश्वीकरण। अब यहां से समझना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैश्वीकरण किसे कहते हैं,
वैश्वीकरण के आयाम बताइए। या तो ये क्वेश्चन, या फिर पूछा जा सकता है वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण के कोई 2 लाभ बताइए। ठीक, हो सकता है पूरा ये क्वेश्चन भी बन जाए कि 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों का वर्णन करो। अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर अपने को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों का वर्णन करना है। और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की परिभाषा बताते हुए वैश्वीकरण के लाभ बताइए, ये प्रश्न भी आ सकता है। चलो अब इसके आगे अपन चर्चा करते हैं स्वदेशी के मामले में। ये क्वेश्चन के रूप में लिख लेना इसको। स्वदेशी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके लाभ बताइए। क्वेश्चन क्या आ सकता है, स्वदेशी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके लाभ बताइए। किताब में लाभ भी दे रखे हैं इसके, क्यों, तो इसको क्वेश्चन के रूप में ही लिख देते हैं अपन। स्वदेशी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके लाभ बताइए। तो सबसे पहले तो अपन स्वदेशी होता है क्या है वो देखेंगे। तो स्वदेशी का अर्थ है स्वयं के देश का। स्वदेशी का शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया, स्वयं के देश का। तो इस प्रकार देखो स्वदेशी किसे कहते हैं, अपने देश के उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, स्वदेशी कहलाता है। मतलब जो विदेशी उद्योग हैं उनका तो अपन बहिष्कार करें और अपने देश के उद्योगों से जो उत्पादन हो रहा है उन वस्तुओं का ही यदि अपन प्रयोग करते हैं, इसका मतलब अपन किनका प्रयोग कर रहे हैं, स्वदेशी का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी में आगे लिख देना, अर्थात अपने देश के उद्योगों में बनी वस्तुओं, अपने देश के उद्योगों में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना स्वदेशी कहलाता है। ये तो स्वदेशी का अर्थ हो गया। अब अपन बात करेंगे क्या, स्वदेशी के लाभ। देखो अब अपन शायद स्वदेशी के लाभ भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब एक चीज बताऊं, हमारे खुद के देश के उद्योगों में बनी वस्तुएं अपन काम में ले रहे हैं, इसका मतलब किन उद्योगों का विकास होगा, अपने ही देश के उद्योगों का विकास होगा। अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहेगा। अब जैसे कोई ब्रिटेन की, चाइना की, सबसे ज़्यादा जैसे चाइना की फैक्ट्रियां का अपन उदाहरण ले लेते हैं। चाइना की कोई फैक्ट्री भारत में है या फिर चाइना की फैक्ट्री चाइना में है। अब चाइना की फैक्ट्री से बना माल हम खरीद रहे हैं तो वो पैसा तो किसके पास जाएगा, चाइना की फैक्ट्री के पास जाएगा। तो अपने देश का पैसा कहाँ जा रहा है, दूसरे देश के पास जा रहा है। इससे अपने को नुकसान होगा कि नहीं होगा, इससे अपने को एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि अपने देश का पैसा बाहर जाएगा। दूसरा देखो, भारत की फैक्ट्री होगी वो भारत सरकार को टैक्स देगी, चाइना की फैक्ट्री होगी वो चाइना की सरकार को टैक्स देगी, अमेरिका की फैक्ट्री होगी तो अमेरिका की सरकार को टैक्स देगी। अगर अपन बाहर की वस्तुएं खरीद रहे हैं तो बाहर की फैक्ट्री को अपना टैक्स जा रहा है, तो बाहर की जो फैक्ट्री के पास अपना पैसा गया तो वो फैक्ट्री तो अपने देश की सरकार को ही तो टैक्स देगी ना। तो मतलब अपना कुल मिला के अपना शोषण ही होता है किसमें, जब अपन विदेशी वस्तुएं ज्यादा काम में लेते। तो अगर अपने देश की वस्तुएं हम काम में लेंगे तो अपने उद्योगों का विकास होगा, तो अपने ही देश के लोगों को क्या मिलेगा, उन उद्योगों में रोजगार मिलेगा। तभी तो वर्तमान में जैसे लॉकडाउन में भी ये बार बार मोदी का प्रयास है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा है मेड इन इंडिया।
सॉरी मेड इन चाइना जैसे चला था ना, उसकी तर्ज पे भारत ने क्या चलाया, मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया में बनी हुई वस्तुओं को आप खरीदो। समझ रहे हो बात। अब क्या क्या लाभ हो सकते हैं एक एक करके अपन देख लेते हैं। पहला तो सिंपल अपन ये कह सकते हैं, इससे भारतीय उद्योगों का विकास होगा। भारतीय उद्योगों का क्या होगा, विकास होगा। एक एक पॉइंट अपन देखते हैं। दूसरा लिखना आपको, विदेशी कंपनियों द्वारा भारत से ले जाने वाले धन निष्कासन पर रोक लगेगी। सिंपल अपन यही लिख देते हैं, भारत का धन विदेशों में नहीं जाएगा। भारत का पैसा भारत के पास रहेगा, तभी तो भारत का विकास होगा। एक अपन इसमें लिख सकते हैं, विदेशी मुद्रा, ये छोड़ो, भारत सरकार का राजस्व बढ़ेगा, या सिंपल भाषा में अपन लिख सकते हैं भारत सरकार की आय बढ़ेगी, क्योंकि भारत का पैसा भारत के उद्योगों के पास जाएगा। तो भारत के उद्योग किसे टैक्स देंगे, अपने भारत सरकार को टैक्स देंगे, तो इससे भारत सरकार की क्या होगी, आय बढ़ेगी। अगला अपन लिख सकते हैं, देश आत्मनिर्भर होगा। खुद की फैक्ट्रियां माल बना रही है, सामान बना रही है, खुद ही देश उपयोग में ले रहा है, इसका मतलब देश क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। एक पॉइंट अपन इसमें और लिख सकते हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होगा, क्योंकि अपने आप में वर्ड से ही पता चल रहा है स्वदेशी, इसका मतलब राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होगा। ये क्या हो गया, स्वदेशी। अब इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके ये कंप्लीट हो सकता है। आपसे लाभ, मुझे जहां तक लगता है आपसे 3 लाभ पूछे जाएंगे। हालांकि आप लोग ये सारे 4 या 5 जो भी अपन ने लिखे हैं सारे लाभ याद करोगे। 3 लाभ क्यों पूछे जाते हैं, स्वदेशी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लाभ बताइए। तो 1 नंबर का तो ये हो गया, 3 नंबर के 3 लाभ हो गए, या फिर 2 नंबर का ये दस सकता है, 4 लाभ पूछ सकता है। 4 लाभ कितने नंबर के हो जाएंगे, फिर 2 नंबर के। तो आप ये 5 लाभ याद कर लेना। ये स्वदेशी के उदाहरण कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे किसके मामले में, कौशल विकास के बारे में। अब इसके बारे में देखो क्या क्या अपने को याद करना है। देखो सिंपल अपन बात करें, कौशल किसे कहते हैं, किसी कार्य को और अधिक अच्छे तरीके से करने की योग्यता ही क्या कहलाती है, कौशल कहलाती है। तो ये परिभाषा तो अपन लिख लेते हैं सबसे पहले, किसी कार्य को और अधिक अच्छे तरीके से करने की योग्यता, अच्छे तरीके से करने की योग्यता को क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। अपन दैनिक बोलचाल की भाषा में भी ये वर्ड कई बार काम में लेते हैं। कोई कार्य बहुत अच्छा करता है तो उसे कहते हैं कि हाँ भाई इसमें तो काम का कौशल है, और कोई कार्य सही तरीके से नहीं करता उसके लिए अपन बोल देते हैं कि इसमें काम करने का कौशल नहीं है। तो कौशल का मतलब क्या हो गया, किसी कार्य को और अधिक अच्छे तरीके से करने की योग्यता ही क्या कहलाती है, कौशल कहलाती है। अब है कौशल विकास का महत्व। अगर किसी व्यक्ति में कौशल विकास किया जाएगा
देखो कौशल विकास करने के लिए भारत सरकार भी कई प्रकार के प्रशिक्षण देती है। अगर अपने में कौशल नहीं होगा काम करने का तो हमें कहीं भी रोजगार नहीं मिलेगा, और यदि हमारे में काम करने का कौशल है तो हमें आसानी से कहीं भी रोजगार मिल सकता है। तो मानव संसाधन, कौशल विकास से क्या होता है, मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित किया जाता है। पहला महत्व तो कौशल विकास से मानव संसाधन मानव पूंजी में बदलता है। पहला तो सिंपल ये लिख देना आप। देखो अगर कार्य करने का कौशल नहीं है हमारे में तब तो अपन सिंपल एक मानव संसाधन है, क्यों? और यदि हमारे में कार्य करने का कौशल है तो हम आराम से कार्य करके कहीं से भी पूंजी कमा सकते हैं। तो कौशल होगा तो मानव संसाधन किस में बदल जाएगा, मानव पूंजी में बदल जाएगा। और अगर कौशल नहीं होगा तो मानव केवल मानव रहेगा, वो मानव संसाधन ही कहलाएगा, मानव पूंजी नहीं हो पाएगा। तो पहला महत्व तो ये है। दूसरा, अगर किसी में कौशल होगा, कौशल का विकास होगा तो वह ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता उसमें होगी। अगर मेरे में कौशल नहीं है इसका मतलब मैं ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाऊंगा, और यदि मेरे में कौशल है तो मेरी उत्पादन क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो दूसरा, इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है। कौशल विकास से क्या होता है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है। तीसरा अपन लिख सकते हैं, इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, क्योंकि यदि हमारे में कौशल होगा तो हमें कोई भी रोजगार दे देगा, और कौशल नहीं होगा तो हमें कोई भी अपने यहाँ काम पे नहीं रखेगा। इससे आसानी से रोजगार मिल जाता है, आसानी से रोजगार मिल जाता है, क्योंकि काम पे भी उसी को रखा जाता है जिसमें क्या होता है, काम करने का कौशल होता है। और जब लोगों में कौशल का विकास होगा, भारत के लोगों में, तो बताओ सब लोगों में जब कौशल का विकास हो जाएगा तो अपने आप ही देश में पैसा आएगा, और इससे क्या होगा, देश का आर्थिक विकास। तो लास्ट अपन महत्व लिख सकते हैं, इससे देश का आर्थिक विकास होता है, इससे देश का आर्थिक विकास होता है। तो ये तो हो गया क्या, कौशल विकास का महत्व है। अब कौशल विकास के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, समझ गए बात। कौशल विकास के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे। तो कौशल विकास किसे कहते हैं, कौशल विकास का महत्व बताइए, या तो ये क्वेश्चन, या फिर पूछा जाए कौशल विकास का महत्व बताते हुए बताइए कि कौशल विकास के लिए भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए। तो इसी कौशल विकास में अब अपन बात करेंगे सरकार ने क्या क्या कार्य किया है कौशल विकास के लिए। तो अब अपनी हेडिंग होगी कौशल विकास हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। क्यों? तो पहला तो अपन कह सकते हैं 15 जुलाई 2015 को भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत की। किसकी? राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना की। समझ गए बात। देखो होता है क्या, इसमें भारत के युवा बहुत से बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का देखो एक कारण ये भी है कि लोगों में कार्य करने का कौशल नहीं है। समझ रहे हो बात। अगर कार्य करने का कौशल होगा, कार्य करने की कुशलता होगी, उस व्यक्ति को कहीं भी आसानी से रोजगार उपलब्ध हो जाता है। तो लोगों में कौशल बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने क्या योजना बनाई कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दो और प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें क्या उत्पन्न करो, कौशल उत्पन्न करो। ये प्रधानमंत्री डिजिटल योजना, ये निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, ये क्या है, लोगों में कौशल उत्पन्न करने का एक प्रयास है। तो 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना की, मिशन प्रारंभ किया। ये लिख सकते हैं अपन, ज्यादा ठीक रहेगा। पहला पॉइंट तो लिखेंगे। दूसरा अपने इसमें दे रखा है, कौशल विकास कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने हेतु कौशल विकास करके युवाओं को रोजगार योग्य, क्योंकि भाई अब जब युवाओं में कौशल का विकास होगा तो उन्हें आसानी से क्या मिल जाएगा, रोजगार। रोजगार योग्य बनाने हेतु अलग से एक मंत्रालय का गठन किया गया। अलग से एक मंत्रालय का गठन किया गया। समझ गए बात। ये मंत्रालय केवल क्या करता है, कौशल विकास के प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग होती है कौशल विकास के, वो आयोजन करता है। कौन, ये मंत्रालय। इसके अलावा भारत सरकार ने कौशल विकास हेतु अनेक प्रशिक्षणों का आयोजन किया। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। एक अपन ये लिख सकते हैं, 4 पॉइंट लिखने हैं। चौथा अपन लिख सकते हैं, भारत सरकार ने कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण किया। मतलब पाठ्यक्रम इस तरीके से निर्मित किया गया कि उस पाठ्यक्रम से लोगों में कार्य करने का कौशल विकसित हो सके। तो ये भारत सरकार ने लोगों में कौशल का विकास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और इसमें भी आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन, या तो देखो इसमें आपसे भारत सरकार के कदम पूछे जा सकते हैं, या फिर कौशल विकास का महत्व पूछा जा सकता है, और कौशल विकास का अर्थ अपने को ध्यान रखना ही रखना है। और इसी के साथ आज का जो 15वां लेसन था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 16वें लेसन के साथ फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।